इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं माध्यमिक परीक्षा के अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो विद्यार्थी चाहे 2021 में अपीयर हो रहे हों या भी जो 2020 का एग्जाम दिए हैं, वो उनके लिए भी लाभकारिक है। और जो 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि 2020 में आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, उसका सटीक और सही आंसर क्या होगा। ये मैं आज वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे, इसको समझा कर बताएंगे। शायद ऐसा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो इसलिए हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए इस तरह का वीडियो देखकर समझना बहुत ही आवश्यक है। आप इसे देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है कि सही जोड़े का चुनाव करें। अब ये सही जोड़े का चुनाव में क्या है, देखिए सेरिब्रम लिखा है शरीर संतुलन को बनाए रखना, हाइपोथैलेमस लिखा है बुद्धिमत्ता और भावनाओं का नियंत्रण, सेरिबेलम लिखा है शरीर तापक्रम का नियंत्रण, और मेडुला ऑब्लंगाटा लिखा है हृदय गति का नियंत्रण तथा खाद्य को निकलना। तो देखिए इसमें जो सटीक आंसर है वो मेडुला ऑब्लंगाटा है, क्योंकि ये क्या करता है, हृदय गति का नियंत्रण भी करता है और हम लोग जो भोज्य पदार्थ को निगलते हैं उसमें भी सहायक होता है। बाकी सभी क्या है, सबका फंक्शन अलग अलग है, परंतु यहाँ जो दिए हुए हैं उनमें से एक भी सटीक फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ये सारे मस्तिष्क का पार्ट है और मस्तिष्क का सभी का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, सेरिब्रम का काम है बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, वक्तव्य, लेखन कला इत्यादि पर नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर का तापक्रम पर नियंत्रण करना, भूख प्यास और नींद पर नियंत्रण करना, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सेरिबेलम का काम है शरीर संतुलन और मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव की गतियों पर नियंत्रण करना, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो सही आंसर मिल गया आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को समझ करके इसको तैयारी करिए, तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखिए 1.2 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य इंसुलिन के बारे में गलत है। देखिए क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को। वो क्या करता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता नहीं है, डायरेक्ट जो है आंसर मारना चालू कर देता है। तो सबसे पहले देखिए ये पूछा क्या है, कहता है इंसुलिन के बारे में जो गलत है वही आपको टिक करना है, सही वाला को टिक नहीं करना है। तो देखिए रक्त के ग्लूकोज को ज्यादातर शारीरिक या दैहिक कोशिकाओं में अवशोषित कराने में मदद करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करके कोशिकाओं के अंदर संचित करना या अंगों के अंदर संचित करना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यकृत तथा पेशी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना, जैसा कि पता है कि ये ग्लाइकोजेन में बदलता ही है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वसा तथा प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में सहायक, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो चीज जो हमेशा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है वो उल्टा कैसे कर सकता है, अर्थात वसा और प्रोटीन को ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित कर सकता है। इसलिए आपका आंसर सी होगा, क्योंकि यही क्या है, गलत है। बाकी देखिए डी ठीक बोल रहा है कि प्रोटीन और वसा को ग्लूकोज में बदलने से रोकता है, तो बिल्कुल रोकने का काम करता है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बदलकर ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है, अर्थात ग्लूकोज को बनाने से रोकता है। तो इसका मतलब डी भी सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक का आंसर, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के तभी दाग लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसा सीधा सीधी नहीं है जो कि आप रटा रटाया चीज को लिख दीजिएगा और नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए 2020 में जैसा कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है, तो इससे पता चलता है कि आपको बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा और तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 1.3, इसमें क्या है कि मैचिंग ऑफिस सिस्टम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि मैचिंग दिया जाता था, ऑप्शन 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से दिया जाता था, लेकिन अभी देखिए ऑप्शन कैसा किया है, इसमें क्या किया, 3-3 दे दिया है। इसको पहले मैचिंग कर लीजिए। पहले मैचिंग कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर जो होता है वो मसल्स हमारा क्या है, बाइसेप्स है। फ्लेक्सर मतलब होता है दो हड्डियों को नजदीक लाने वाला जो मांसपेशियां होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर वो बाइसेप्स में हमको मिलते हैं। एक्सटेंसर्स क्वाड्रिसेंट, मांसपेशियां एक्सटेंसर का काम करता है, ये इसमें दो हड्डियां एक दूसरे से दूर ले जाने वाली ये क्या है, मसल्स है, ठीक है। और रोटेशन में पिरिफॉर्मिस है
जो कि रोटेशन का काम करता है। इस तरह से इसमें अगर मैचिंग कर लिए हैं तो अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ए का थर्ड दिया है, हम लोग मिलाए थे, ठीक है, बी का 1 दिया था और सी का 2 मैचिंग कर रहा था। इस तरह से हम इसको सटीक आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो गया सी नंबर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 2 घटनाएं, ठीक है, माइटोसिस कोशिका विभाजन के कैरियोकाइनेसिस में किन किन दशाओं या अवस्थाओं में होता है, उसका विकल्प नीचे दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस के 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, एनाफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में आप देखिए कि कौन कौन से गुण जो है किस फेज का लक्षण है। तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं संतति गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाकर अपने के तरफ गति करता है। ये देखिए एनाफेज का लक्षण है, क्योंकि देखिए एनाफेज में हमेशा क्या होता है कि गुणसूत्र 2 भागों में टूट जाते हैं और विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। तो बिल्कुल ये एनाफेज का ही कंडीशन है। दूसरा देखिए, केंद्रीय झिल्ली और केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं। ये हम लोग प्रोफेज में पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों ही अदृश्य हो जाते हैं। तो देखिए, आप इसको जान लीजिए कि पहला हो गया एनाफेज और दूसरा हो गया प्रोफेज। तो अब इसमें देखिए सटीक आंसर कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, एनाफेज और बी नंबर दिया है प्रोफेज। तो इसका मतलब बी नंबर आप सटीक आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन 1.5 आ गया। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पर परागन का गुण है, चुनाव करें। अब देखिए पर परागन का गुण पूछा है। पर परागन मतलब क्या होता है कि जब एक फूल का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं तो उसी को हम परागन की क्रिया कहते हैं। तो अब इसमें से देखिए कह रहा है कि इसमें जो पर परागन का गुण है उसी का चुनाव करिए। एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन जो होता है, स्वपरागन जो होता है, उसमें ही एक ही फूल का पोलन ग्रेन निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये पर परागन का लक्षण है ही नहीं। दूसरा देखिए, वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक मतलब कि कैरियर मतलब होता है कि अगर पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल में ले जाया जाएगा तो कोई एजेंट के द्वारा लिया जाएगा, जैसे वायु हो गया या फिर इंसेक्ट हो गया। तो इसमें कहता है वाहक की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। नए लक्षणों के संचार की कम संभावना, जबकि इसमें अधिक संभावना होती है। नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट्स का होता है, इसलिए इसमें लक्षण नए आने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ लिखा कम संभावना होती है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पराग कणों का अपचय या क्षति ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि पराग कण अगर एक फूल से दूसरे फूल में जाएगा तो परागन होगा अथवा नहीं होगा, इसमें भी मतलब कम संभावना है। दूसरा क्या होगा कि कैरियर इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, और कैरियर कहीं ले जाकर बर्बाद ना कर दे। इस तरह से इसमें क्षति बहुत होता है पराग कणों का, ठीक है, इसलिए ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए 1.6, मनुष्य के शरीर में माइटोसिस कोशिका विभाजन से निर्मित नवीन संतति कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र का निर्माण हेतु कितने डीएनए अणुओं की संख्या कुंडलित होती है। तो आप जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर 23rd पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, अर्थात 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो 46 क्रोमोजोम क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं, और 46 क्रोमोजोम से इसका दुगना क्रोमोजोम बन जाते हैं, और वो क्या होता है पुत्री कोशिकाओं में बट जाते हैं, यानी एक में 46 और दूसरा में भी 46 चले आते हैं। तो अर्थात 46 क्रोमोजोम का ही क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे सटीक क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अब चलिए 1.7, काले रंग तथा खुरदुरे बाल गिनी पिग का जेनोटाइप। देखिए जेनोटाइप आप निर्धारित कर सकते हैं किसके आधार पर, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के आधार पर। तो देखिए काले के लिए बी का प्रयोग करेंगे और खुरदुरे बाल के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये खुरदुरे बाल जो होते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और काले रंग भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो आप इसमें ये देखना चाहेंगे कि इसमें बी और आर दोनों कैपिटल किस में है, तो आप चुन लीजिए इसमें कि बी और आर कैपिटल दोनों आपको मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी सभी में क्या है,
आप देखिएगा तो कभी बी स्मॉल मिलेगा तो आर कैपिटल मिलेगा, तो कभी बी कैपिटल मिलेगा तो आर स्मॉल मिलेगा। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर। अब चले आइए 1.8। 1.8 में देखिए क्या होता है कि 1.8 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो गुणों को मेंडल ने अप्रभावी लक्षण का चुनाव में बताए हैं। फूल का रंग, बैंगनी फूल की स्थिति, अक्षीय, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट। तने की ऊंचाई में बौना दे दिया है और पके बीज का आकार देते, तो यही इसका क्या है, ये इसका अप्रभावी लक्षण वाला गुण है। इसलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप बी इसे लिख दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, तो उससे ग्रस्त पुत्र और स्वाभाविक कन्या के निम्न में से संभावित माता पिता का जीनोटाइप का चुनाव करें। तो उसका माता पिता का जीनोटाइप कैपिटल एच, स्मॉल एच और कैपिटल एच, ये इसका माता पिता का क्या होगा, लक्षण होगा, जिसका कि इसके पुत्र और कन्या में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर डी लगा लीजिए, यही सही सटीक आंसर है। उसके बाद चले आइए 1.10 में। हमारे देश में पार्थेनियम एक विदेशी प्रजाति है। यह जहाँ उगता है वहाँ अनेक देशीय प्रजाति का पादप बच नहीं पाते हैं, अर्थात वो खत्म हो जाते हैं और इसका विस्तार ज़्यादा होने लगता है। तो देखिए ये अलग जाति है और हमारे देश का जो जातियाँ हैं वो अलग है, अर्थात दो जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो आप पढ़े होंगे डार्विन का जो सिद्धांत है, उसमें संघर्ष का सिद्धांत में 3 होते हैं, अंतःजाति, अंतर्जातीय और पर्यावरणीय। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग जाति के बीच में संघर्ष हो रहा है, इसलिए इसको अंतर्जातीय संघर्ष में आप टिक लगाइए, यही आपका सही आंसर है। उसके बाद चले आइए 1.11। मिलर और यूरे उनके परीक्षण में जीवन उत्पत्ति के कुछ प्राथमिक अवयवों को संश्लेषित करने में सफल हुए। उनमें से कौन से एमिनो अम्ल थे, उनका चुनाव करें। तो इसमें से देख लीजिए कि एमिनो अम्ल बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें एक दिया हुआ है ग्लाइसिन और एलानिन। ये दोनों जो होता है, ये इनका जो है प्रयोग का संश्लेषित करके इनको जो है तैयार किया गया, ग्लाइसिन और एलानिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ करके देखिए 1.12। मधुमक्खी निम्न में से किस कार्य के लिए बेगल नृत्य प्रदर्शित करती है। देखिए, प्रजनन सहायता की खोज के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मधु के छत्ते से खाद्य स्रोत की दूरी तथा दिशा की सूचना श्रमिक मधुमक्खियों तक पहुंचाने के लिए। देखिए यही इसका सटीक आंसर है, क्योंकि मधुमक्खी जो बेगल डांस करते हैं, उसको बेगल नृत्य करते हैं, 8 के आकार का डांस करते हैं, तो 8 का आकृति बनाकर डांस करते हैं। तो इससे उसका क्या होता है कि मधु छत्ता जहां पर लगाता है, उससे खाद्य कितनी दूरी पर है, उसका फूल का रस जो निकालेगा या चूसेगा वो कितना दूर पर है, उसका दिशा और दूरी को भी बताने के लिए वो उसका डांस जो है महत्वपूर्ण होता है। उस डांस से उसको बता देता है कि कहाँ पे उसका भोजन का स्रोत है। क्लियर, बाकी सभी गलत है। अब चले आइए 1.13। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में बायोस्फीयर रिजर्व संबंधी कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला नंबर ही सही है, कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के साथ स्थानीय मनुष्य तथा अन्य जीव संप्रदाय का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है उसमें स्थानीय मनुष्य का भी सुरक्षा हो और अन्य जीव संप्रदाय भी इसमें संरक्षित रहे, इसके लिए ही तैयार किया जाता है। तो इसलिए ये सटीक आंसर ए है। अब चले आइए 1.14। निर्धारित करें निम्न में से कौन सा जोड़ी गलत है। देखिए गलत का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, अवैध शिकार अगर किया है तो गोरिल्ला का विलुप्तीकरण में वृद्धि हो सकता है, क्योंकि गोरिल्ला का भी शिकार किया जा सकता है। दूसरा देखिए, विदेशी प्रजाति लेंटाना तेलापिया, ये भी है विदेशी प्रजाति है, सही सटीक आंसर है इसमें। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कौन सा गलत है, उसको चुनाव करिए, ये भी अच्छा से पढ़िए, है ना। हॉटस्पॉट निर्धारण, स्थानीय तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या, बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट उसी तरीके से निर्धारित किया जाता है कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के या विविध प्रकार के जीव जंतु अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, उसी को हॉटस्पॉट कहते हैं। लेकिन अब एक देखिए क्वेश्चन है, एक जो ऑप्शन है वो है हरित गृह गैस, ये है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, जिसको हरित गृह गैस कहते हैं। और ये गैस जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे दिया है देखिए यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है, आप जानते हैं कि तालाब के अंदर अगर बहुत सारे एल्गी जन्म लेते हैं
सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ अगर बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो उसमें एल्गी का जन्म होता है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में जन्म ले लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और तालाब के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में मृत हो जाते हैं। तो इसको हम यूट्रिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन का कमी जिम्मेवार है, न कि हरितगृह गैस। इसीलिए आपका डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। आप डी आंसर इसको मार सकते हैं। उसके बाद चले आइए 1.155। इसमें कहता है निम्न में से कौन सा बाघ प्रकल्प हमारे राज्य में अवस्थित है। तो देखिए हमारे राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन। तो आप सुंदरबन दाग लगा लीजिए, क्योंकि बाकी सब वेस्ट बंगाल का नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए 2.1। आचार्य जगदीश चंद्र बसु छुई मुई तथा डेस्मोडियम यानी बनचंडाल के पौधे को विद्युतीय उद्दीपन भेजकर कौन सा गुण को स्थापित किए। तो आप जानते हैं कि जगदीश चंद्र बोस अपना जीवन लगा दिए थे कि पेड़ पौधे में भी जान है, उसमें भी संवेदनशीलता होती है और वो भी मनुष्य के समान ही या फिर जंतु के समान ही कष्ट का अनुभव करते हैं, और इसलिए वो गुण जो होता है वो संवेदनशीलता होता है। आप इसे संवेदनशीलता लगा सकते हैं। यदि मनुष्य में गैमीट को मियोसिस के बदले माइटोसिस से निर्मित किया जाता तो किसी वंशज के दैहिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी हो जाती। तो देखिए यहाँ पे ऑटोसोम पूछा गया है इसलिए, और यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस नहीं होकर अगर माइटोसिस हो जाता तो क्रोमोसोम की संख्या हमेशा क्या हो जाता, दुगना हो जाता, अर्थात 88 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप भर सकते हैं 88, क्योंकि 44 का दुगना हो जाएगा 88, क्योंकि इसमें क्या होगा कि माइटोसिस हो गया है मियोसिस के जगह पर, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता। क्योंकि गैमीट जब बनता तो उसमें 44 क्रोमोसोम और इधर से 44 क्रोमोसोम मिल जाता। एक मेल गैमीट, एक पेरेंट्स के एक क्या कहते हैं माता के तरफ से और एक पिता के तरफ से जब क्रोमोसोम आता है तो वो 44 हो जाता और इस तरह से 88 हो जाता। अब चले आइए 2.3। मनुष्य के जनसंख्या में X गुणसूत्र के अप्रभावित जीन द्वारा होने वाला एक रोग। आप इसमें X लिंक्ड डिजीज, हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं, वर्णांता भी लिख सकते हैं, जो मर्जी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही X गुणसूत्र के अप्रभावित जीन से प्रभावित होने वाला एक आनुवंशिक बीमारी है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 2.4। आधुनिक घोड़े का खुर उसके पूर्वजों के डैश संख्या के पदा उंगलियों के समानांतर के रूपांतरण होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका होगा थर्ड नंबर उंगली। थर्ड नंबर उंगली जो होता है वही क्या होता है, वो खूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 भर सकते हैं। किसी बैक्टीरिया के क्रिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में नाइट्रोजन चक्र के डैश दशा में बदला जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र में आप पढ़े हैं कि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं, उस एमिनो एसिड को अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर, ये जो बैक्टीरिया है यही इसको क्या करता है, पहले नाइट्राइट में बदलते हैं फिर नाइट्रेट में बदलते हैं, और ये जो प्रक्रिया होता है इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसलिए तब यहाँ पे आप नाइट्रिफिकेशन भर सकते हैं या नाइट्रोजनीकरण भी भर सकते हैं। क्लियर है। हिंदी में भरेंगे तो नाइट्रोजनीकरण यहाँ पे भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया से क्या बन रहा है, तो नाइट्रेट बन रहा है। क्लियर। बाजारों में ज्यादातर बिकने वाले बोतलबद्ध शीतल पेय के निर्माण हेतु बहुत सारा डैश पानी का उपयोग होता है या फिर अपचयन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है वो भूमि से जो जल निकाला जाता है उसको भूमिगत जल बोलते हैं या भूमि जल बोलते हैं। ये पानी को निकाल कर वो क्या किया जाता है, उसका वो सिंथेसिस करके उसको कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भूमि जल बर्बाद होते हैं इसमें, तो इसलिए यहाँ पे भर दीजिएगा आप भूमि जल का इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों में वृद्धि हेतु गति ही ट्रॉपिक गति है। तो इसमें कह रहा है कि सही गलत इसमें से कौन सा है वो निर्धारित करें। तो पौधों में वृद्धि निश्चित रूप से क्या है, ट्रॉपिक गति है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक गति का मतलब ही होता है कि अगर पौधों में
किसी भी उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है, तो चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो जल हो, तो ये सब क्या है, ये सब उद्दीपन है। तो उद्दीपन के दिशा का प्रभाव होने से पेड़ पौधे के अंगों में वृद्धि होता है। तो यहाँ तो सही बता रहा है कि पौधों में वृद्धि हेतु गति ही ट्रॉपिक गति है, इसलिए इसको हम सही लगाएंगे। दूसरा है माइटोसिस कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखिए माइटोसिस कोशिका विभाजन जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो हमारे शारीरिक कोशिकाओं में होते हैं, उसको क्रॉसिंग ओवर से कोई मतलब नहीं है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होते हैं, तो गैमीट में होते हैं, और गैमीट के निर्माण के समय हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में ही एक प्रोफेज अवस्था का उप अवस्थाएं होती है, जिसमें कि एक आता है पेकिटीन। ठीक है, तो पेकिटीन वाली अवस्था जो होता है वहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे कि क्रोमोजोम का ट्रांसफर होता है और नए नए लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब चले आते हैं 2.9। मेंडल उनके वंशागति के परीक्षणों के वर्णन के लिए जीन शब्द का प्रयोग किए थे, है ना, क्योंकि मेंडल देखिए जीन के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते थे, है ना, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या होगा, फॉल्स सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं 2.10। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दर को घटाने के लिए नागफनी के पत्ते कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए नागफनी एक जीरोफाइटिक प्लांट है, जो जहाँ पे कम पानी बारिश होते हैं उसी जगह वो जन्म लेते हैं, तो उसको पानी बचाना ही उसका कर्तव्य होता है, इसलिए वो पानी बहुत ही बचाने का कोशिश करता है। अगर पत्ती चौड़ी होती तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती, इसलिए प्रकृति क्या किया है, इसके पत्ती को रूपांतरित कर कांटे में बदल दिया है ताकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाए, और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम हो जाएगी, इसलिए ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे बढ़िए। पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट में संरक्षित लुप्त प्राय प्रजाति कौन सा है, रोडोडेंड्रॉन। ये बिल्कुल सही है, आप किताब में देख सकते हैं इसको कि ये पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट में मिलने वाला एक पौधा है। दूसरा है कोरोइड लेंस की वक्रता और आकार परिवर्तन से आंखों के समायोजन में सहायता करती है। कोरोइड एक लेयर है ना, उसके अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट होते जो कि लेंस से जुड़े होते हैं, वो ये काम करता है, परंतु यहाँ पे कोरोइड लिखा है इसलिए इसको हम फॉल्स लिखेंगे, अर्थात ये गलत है। अब चले आइए मैचिंग। मैचिंग में आप देख लीजिए, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले देखिए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जिसको प्राकृतिक पादप हार्मोन भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है कली तथा बीज की प्रसुप्ति निद्रा भंग करना, अर्थात जो कली है उसका वृद्धि में मदद करता है और बीज जो अंकुरित नहीं करते हैं उसको भी कराने में सहायक होता है, इसलिए जिब्रेलिन को हम डी से मिला देंगे। दूसरा है कलम या तने के कटे टुकड़े द्वारा। तो देखिए कलम जो होता है, जो किया जाता है, या तने को टुकड़े काट कर, तो आप देखिए इसमें क्या है, JFM जिसको कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि स्थानीय मनुष्य और वन विभाग ये दोनों मिलकर क्या करता है, एक संस्था बनाता है जिससे कि वहाँ के जीव जंतु और जंगल सुरक्षित रहे। इसी को कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM। यहाँ पे इसका नाम लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल सॉल्व किए हैं और हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे प्रकार के नॉलेज हासिल किए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको आप सब्सक्राइब भी करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि इसका जो है लाभ अन्य विद्यार्थी भी उठा सके। थैंक यू। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि गुलाब इसका सही आंसर होगा, अर्थात 2.14 को आप मिला दीजिए जी नंबर से। उसके बाद देखिए मटर के पौधे के सिकुड़े और पीले बीज का जेनोटाइप। अब ध्यान दीजिए, सिकुड़े मतलब यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर और पीले बीज यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आप इसमें से चुन करके देखिए, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे जेनोटाइप मिल रहा है, एक स्मॉल RR कैपिटल YY, दूसरा कैपिटल RR कैपिटल Y स्मॉल y। तो यहाँ पे देखिए आपका येलो जो है ये डोमिनेंट है तो कैपिटल होना चाहिए। तो पहला देखिए वहां पे हम लोग चुन रहे हैं, तो A नंबर ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। सिकुड़े जो इसके ये लक्षण है वो है रेसेसिव,
इसलिए स्मॉल आर इसके लिए प्रयोग करेंगे और जो डोमिनेंट है उसके लिए कैपिटल वाई। इसी में बच्चे लोग क्या करते हैं, यही कंफ्यूजन में उल्टा पुल्टा मार के चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका ए होगा, इसलिए आप 2.15 को ए में लगा दीजिएगा। ठीक है। दूसरा है समजात अंग। समजात अंग हम लोग जानते हैं कि वैसे अंग जिसकी रचना तथा कार्य रचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो। तो ये देखिए ई नंबर में दाग आप लगा सकते हैं क्योंकि ये परिभाषा समजात अंग का ही है। ठीक है। दूसरा है जलाभूमि। जलाभूमि यानी वेटलैंड। वेटलैंड किसको कहते हैं, भू जल पुनर्भरण, अर्थात जमीन के अंदर जो जल भर जाते हैं उसी को हम जलाभूमि कहते हैं। ठीक है, इसको लगाना आसान है। थायमिन और यूरासिल हम जानते हैं ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में पाया जाता है। तो इसलिए डीएनए में नहीं बल्कि ये मिलता है आरएनए में, क्योंकि यहाँ देखिए दूसरा दिया है यूरासिल, तो यूरासिल हमेशा आरएनए में मिलता है। तो फिर भी ये है क्या, ये पिरामिडिन क्षार ही तो है, इसलिए इसका आंसर हम पिरामिडिन क्षार में लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें एक आंसर छट गया है, वो है एफ नंबर RRYY। क्लियर। अब चले आइए आगे में देखिए क्वेश्चन 2.19 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चुनाव करके लिखिए। देखिए बेमेल मतलब होता है कि जो इसमें मेल नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पोन्स और थैलेमस। तो अब देख लीजिए कि ये सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये सारा जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि पोन्स क्या है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसलिए यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है सटीक, इसलिए बेमेल कौन हो गया, पोन्स, दाग लगा लीजिए। श्वान कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होते हैं। श्वान कोशिकाएं का मतलब होता है कि जो कोशिकाएं एक्सोन में उपस्थित हो, अर्थात ये जो न्यूरॉन है उसके दो भाग होते हैं, साइटोन और एक्सोन होते हैं। तो साइटोन में तो ये मिलते नहीं है, एक्सोन में मिलते हैं, क्योंकि एक्सोन के चारों तरफ एक लेयर होता है, वही उसी में श्वान की कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सोन भर दीजिएगा। अब है संपर्कयुक्त शब्दों का जोड़ा नीचे दिया गया है, पहले जोड़े के आधार पर दूसरे जोड़े के खाली स्थान को उपयुक्त शब्द से भरें। अब जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में समानुपात अनुपात पढ़ते हैं, तो उसमें एक के साथ दूसरा का जो रिलेशन होता है, तीसरा के साथ वही रिलेशन चौथा के साथ होता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए माइटोसिस भ्रूण मूल में होता है, यानी जो एम्ब्रियो में होता है वो माइटोसिस होता है, तो गैमीट में क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि गैमीट के निर्माण में मियोसिस भाग लेता है, इसलिए यहाँ पे गैमीट भर दीजिएगा। ठीक है। मेंडल के द्विसंकर संकरण यानी द्विसंकर संकरण कहते हैं इसको, परीक्षण द्वारा कौन से नियम का प्रतिपादन होता है। इसका दो नियम है, तो मोनोहाइब्रिड के लिए पहला नियम और डायहाइब्रिड के लिए दूसरा नियम, इसलिए सेकेंड लॉ होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी विभिन्नता का उदाहरण दें जो स्वस्थ मनुष्यों में देखा जाता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है। तो विभिन्नता में हम एक बीमारी का उदाहरण दे सकते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। वो बीमारियां वर्णांता भी हो सकते हैं, हेमोफीलिया भी, कोई भी जेनेटिक डिजीज आप लिख सकते हैं। ठीक है। चिंपैंजी किस प्रकार के बादाम खाने के लिए कठोर छिलके को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार बादाम खाने के लिए कठोर छिलके को तोड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो चिंपैंजी होते हैं वो बहुत ही मनुष्य के समकक्ष होते हैं, अर्थात उसमें बुद्धि अन्य जीव जंतु जानवरों से बहुत ही तीव्र होते हैं, इसलिए तब ये मनुष्य के जैसा ज़्यादातर व्यवहार करते हैं। इसलिए जिस तरह से हम लोग कठोर वस्तु से उसको तोड़ते हैं, उसी तरह से वो भी पत्थर से बादाम को तोड़कर खाने का प्रयास करता है। ठीक है। निम्न चारों पदों में से एक बाकी तीनों का समन्वय है, उसे खोजकर लिखें। तो देखिए SPM सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए ये तीनों क्या है, सब प्रदूषण से संबंधित है। और प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होते हैं, हम जानते हैं कि फेफड़े की बीमारियां होते हैं। तो फेफड़े की बीमारी से संबंधित क्या है, SPM, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ये सब जो है इससे संबंधित है। अब चले आते हैं आगे 2.26 वनों के पुनः निर्माण हेतु स्थानीय मनुष्य तथा वन विभाग एक साथ जिस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं उनका नाम क्या है। तो देखिए इनका नाम है JFM लगाते हैं। तो वो प्रायः देखिएगा गुलाब में किए जाते हैं। गुलाब पौधा जो होते हैं उसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं और उसमें इसका तना या उसका